आज हम बात करेंगे उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता की, जिसको कि न्यायिक स्वतंत्रता का सिद्धांत भी कहा जाता है। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता भारत के संविधान के अंतर्गत दी गई है। ये स्वतंत्रता इसलिए दी गई है कि न्यायाधीश जो हैं वो निर्भय होकर अपना कार्य कर सके और अपना निर्णय दे सके। न्यायिक स्वतंत्रता का सिद्धांत इसलिए अपनाया जाता है ताकि न्यायाधीश अपने पूरे कार्यकाल के दौरान संविधान की सर्वोच्चता को बचाते हुए अपने न्यायिक विवेक से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हों। यानी न्यायिक स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है वो भारत के संविधान में इसलिए अपनाया गया है कि इस स्वतंत्रता को अपनाने से जो न्यायाधीश होता है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, वो जब तक अपनी न्यायाधीश के पद पर रहता है वो संविधान की सर्वोच्चता को बचाकर रखता है। यानी कि संविधान सर्वोपरि है। संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, जो वो सारे अधिकार जो हैं वो सबसे ऊंचे हैं, सबसे बढ़कर हैं, और इस संविधान की सर्वोच्चता को बनाते हुए ही वो अपने न्यायिक निर्णयों को देता है। स्वतंत्र होता है इसलिए वह निर्णय को दे पाता है, भले ही फिर वह निर्णय राजनीतिक रूप से कितने ही अलोकप्रिय हों या शक्तिशाली हितों द्वारा विरोध किया जाता हो, लेकिन उनके द्वारा दिए गए निर्णय मील का पत्थर साबित होते हैं, या हम कह लें कि मूल अधिकारों को जन्म देते हैं, नए मूल अधिकारों को। अगर अब भारत के संविधान का आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 21 को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कई अधिकार जो हैं वो हमको किस वजह से मिले हैं, न्यायाधीश की वजह से मिले हैं, न्यायाधीश के विवेक की वजह से मिले हैं। वो अपने डिसीजन देता है ऐसे मामलों में जहाँ पर कि कोई विधि नहीं है, तो वहाँ वो अपने विवेक का इस्तेमाल करता है और अपने विवेक का इस्तेमाल करके वो डिसीजन देता है। उसके दिए गए डिसीजन को आगे के उसी वैसे ही केसों में उसको मान्यता प्रदान की जाती है और उसको फॉलो किया जाता है। संविधान में हाई कोर्ट के निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं। पहला उपबंध क्या है? नियुक्ति की विधि और कार्यकाल की सुरक्षा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वयं न्यायपालिका के सदस्यों के परामर्श से की जाती है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्या राष्ट्रपति अपनी इच्छा से उन न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तो नहीं, राष्ट्रपति को न्यायपालिका के सदस्यों द्वारा परामर्श दिया जाता है, तो उस परामर्श को मानते हुए राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। पर न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम नहीं करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति ने नियुक्ति किया है तो राष्ट्रपति कभी भी उसको हटा सकता है, ऐसा नहीं होता है। यानी कि राष्ट्रपति अपने मन से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा नहीं सकते हैं। इस तरह से न्यायाधीशों का कार्यकाल सुरक्षित होता है और कठिन से कठिन फैसले लेने में उनको आसानी होती है और वो कठिन से कठिन फैसला ले सकते हैं। सेकंड है निश्चित सेवा शर्तें और राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश एवं पेंशन का निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है, सिवाय वित्तीय आपातकाल के। इसमें कमी नहीं की जा सकती। वित्तीय आपातकाल अगर होता है तो इनके न्यायाधीशों की जो वेतन भत्ते हैं उनमें कटौती की जा सकती है, वरना इनके पेंशन में, वेतन में, भत्ते में इनको जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं, अवकाश जो मिला हुआ है, इसमें अगर कोई परिवर्तन करना है तो संसद द्वारा किया जाएगा और कोई नहीं कर सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधीशों, उनके स्टाफ के वेतन, उनके भत्ते, उच्च न्यायालय का जो प्रशासनिक खर्चा है उससे संबंधित सारे व्यय जो है राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं और राज्य विधानमंडल में इस पर कोई मतदान नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है
ना कि राज्य की संचित निधि से। तीसरा इसका पॉइंट हम देखते हैं, न्यायाधीशों के कार्य पर चर्चा नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर संसद में अथवा राज्य विधानमंडल में किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जा सकती है, सिवाय उस स्थिति में जब संसद में महाभियोग प्रस्ताव विचाराधीन है। यानी अगर किसी न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव चल रहा है, विचाराधीन है, उस वहाँ पर हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के विषय में, उनके आचरण के विषय में चर्चा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त कहीं पर भी उनके आचरण, उनके दिए गए निर्णय, किसी के ऊपर भी संसद में या राज्य विधानमंडल में चर्चा नहीं की जाएगी। और चौथा पॉइंट हम देखते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध। अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो फिर उनके वकालत करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त स्थायी न्यायाधीश भारत में उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के अलावा किसी भी न्यायालय में अथवा प्राधिकारी के सामने बहस अथवा कार्य नहीं कर सकता है। ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि वे भविष्य में किसी लाभ की आशा से किसी के साथ पक्षपात ना कर सकें। तो जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो कहाँ पर प्रैक्टिस कर सकता है रिटायर होने के बाद? तो वो कर सकता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में, कहीं भी उच्च न्यायालय में कर सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं करेगा। और पांचवा है अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति। उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है। इस प्रकार कोई भी उसके कार्यों और निर्णयों की आलोचना या विरोध नहीं कर सकता। ये शक्ति उच्च न्यायालय के प्राधिकार, गरिमा, उसके सम्मान को बनाए रखने के लिए दी गई है। और छठा है अपने कर्मचारियों की नियुक्ति की स्वतंत्रता। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने अधिकारियों एवं अपने कर्मचारियों की उच्च न्यायालय में बिना कार्यपालिका के हस्तक्षेप के नियुक्त कर सकता है और उनकी सेवा शर्तें भी तय कर सकता है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी स्वतंत्रता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मिली हुई है। 7वां पॉइंट देखते हैं, इसके न्यायिक क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट की संविधान में उल्लेखित न्यायिक क्षेत्र और न्यायिक शक्तियों को ना तो संसद द्वारा और न ही राज्य विधानमंडलों द्वारा कम किया जा सकता है। उच्च न्यायालय की जो न्यायिक क्षेत्र है उसका संविधान में उल्लेख किया गया है। तो न्यायिक शक्तियों का कम अगर कोई करना चाहता है, संसद अगर चाहती है कि वो न्यायाधीशों की शक्तियों को कम कर दे, उनके क्षेत्र को कम कर दे, तो वो नहीं कर सकती है। अगर राज्य की विधानमंडलें चाहती हैं कि वो अपने राज्य की उच्च न्यायालय की जो न्यायिक क्षेत्र है उसको कम कर दे, तो वो नहीं कर सकते। लेकिन अन्य मामलों में उसके न्यायिक क्षेत्र एवं शक्ति को संसद एवं विधानमंडल द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। 8वां इसका पॉइंट है कार्यपालिका से पृथक्करण। अगर उच्च न्यायालय शक्तिशाली है, स्वतंत्र है, तो उसका एक रीज़न है कार्यपालिका से उसका अलग होना। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिकाओं से अलग रखा जाना चाहिए, न कि कार्यपालिका को न्यायिक शक्तियाँ देनी चाहिए। यानी कि कार्यपालिका को न्यायिक शक्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। न्यायिक शक्तियाँ किसके पास होनी चाहिए? न्यायालय के पास होनी चाहिए। तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अगर अलग रखेंगे तो हम उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को बरकरार रख पाएंगे। मित्रों, आज की वीडियो में हमने उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता यानी कि न्यायिक स्वतंत्रता का सिद्धांत को पढ़ा है, समझा है।
इसको आप नोट्स के हिसाब से मैंने इसको समझाया है। आपको हो सकता है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में से या बैरक एक्ट में से पढ़ेंगे तो आपको लैंग्वेज थोड़ी सी अलग लगेगी, पर मैंने आपको समझाने के हिसाब से इसको थोड़ा सा इजी वे में पढ़ाया है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स के साथ साथ आप लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।